संसाधन। अभी आपका ये लेसन चल रहा ही है और अभी तो कई दिन तक चलेगा। अब इसमें बात आई है संसाधन के श्रृंखला में मृदा श्रृंखला। मृदा श्रृंखला संसाधन क्या होता है, क्या है? अब आप देखिए मृदा क्या है। भूतल पर पाई जाने वाली एक ऐसी पतली परत, ठीक है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से। अब चट्टान के टूटने से क्या होता है? तापमान। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? चट्टानों के टूटने से, मतलब कि यहाँ पर उत्तरदायी है तापमान। हम यहाँ लिख दे रहे हैं तापमान जब अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाता है तब चट्टानों में जो अपक्षय हो जाता है, ठीक, उस अपक्षय के कारण उससे प्राप्त खनिज कण हमको मिल जाते हैं। जीव जंतु जल और गैस के मिश्रण से एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम वनस्पतियों का पोषण होता है, इसको हम मिट्टी कहते हैं। अब देखिए 2 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए पतली परत जो भूमि पर होती है उसे लाखों साल लग जाता है। अच्छा, अब ये मिट्टी जो है ये नवीकरण योग्य का प्राकृतिक संसाधन सबसे बढ़िया है। नवीकरण आप समझ रहे हैं, जिसको अपने अनुकूल मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, मानव के प्रयासों द्वारा उस मिट्टी को हम अपने अनुकूल तैयार कर लें, तो वो क्या हो गया? नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए मृदा बनने वाले कौन कौन से सहायक तत्व होते हैं, यानी मृदा बनते कैसे हैं? मृदा बनने के लिए स्थानीय जल हो गया, जलवायु, उच्चावच। उच्चावच की बात सोचेंगे मैं भी, क्या है उच्चावच क्या है? अगर आपको भारत की प्राकृतिक भौतिक बनावट कुछ याद हो तो हिमालय पर्वत, दक्षिण में पठार, पूर्व में डेल्टा, पश्चिम में थार मरुस्थलीय भाग, है ना? तो देखिए आपके ऐसे बनावट को हम उच्चावच कहते हैं। किसी भी भौतिक परिप्रेक्ष्य में इसको हम उच्चावच बोलते हैं। वायु, वर्षा। अब जैसा जहाँ पर उच्चावच है वहाँ की वायु भी उसी प्रकार की होगी और उसका वर्षा भी उसी तरह का होगा। जनक सेल यानी इसके मूल पदार्थ जो आग्नेय सेल जिसको हम कहते थे। हिम नदी, अपघटन, जैव और अजैव, ये सारे तत्व मिलकर के मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। एक तरह से प्राकृतिक क्रियाकलाप। इस प्राकृतिक क्रियाकलाप के माध्यम से हम मिट्टी की कल्पना करते हैं, मिट्टी हम प्राप्त करते हैं। अब इसको देखिए हम कुछ और यहाँ लिखेंगे। भारत में पाई जाने वाली मृदा, इसका क्या क्या गुण, मतलब कैसे बनाया गया इसके रंग से, रंग, गहराई, आयु,
इसके गुण के आधार पर ये मतलब भारतीय मिट्टी के वर्गीकरण का शर्त है। रंग, गहराई, आयु, गुण में रासायनिक और भौतिक गुण जो भी इसका होगा के आधार पर भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। और देखिए भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का वर्गीकरण पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, अब कई बार बच्चों ऐसे होता है, देखिए इसमें क्या नाम से कैसा लग रहा है, इसको अगर आप परिभाषित करना चाहें अपने तरीके से तो जलोढ़ यानी जिस मिट्टी में जल की मात्रा अधिक हो। जलोढ़ मिट्टी को देखिए कई नाम से जाना जाता है। काप, कछारी, दोमट। कई बार ऐसा होता है आपके अपने बौद्धिक स्तर और क्लास के हिसाब से जब आप कई पेजों में पाती हैं इसको, जलोढ़ मिट्टी, फिर कहीं आप पढ़ लें काप मिट्टी, फिर कहीं पढ़ लें कछारी मिट्टी, फिर आप कहीं पढ़ लें दोमट मिट्टी, तो आपके दिमाग में परेशानी पैदा हो जाती है कि ये है क्या। बाद में उसी मिट्टी की विशेषता, उसकी उपजाऊपन और उसके क्षेत्रफल और उसमें प्राप्त अनाज जो उत्पादन है, ये कैसा एक अलग अलग है। फिर एक चीज़ कैसे हो जा रहा है, एक स्थिति इसमें कैसे पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी को ही काप, कछारी और दोमट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम जलोढ़ मिट्टी को कैसे प्राप्त कर रहे हैं और किन किन इलाके में इनका विस्तृत रूप है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी पर्वतीय घाट की देन है। ठीक है, और इसलिए मिट्टी उत्तरी भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की देन लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। यानी हिमालय पर्वत से बहाकर लाया गया जल से जो सिंचित क्षेत्र है, अब उत्तर प्रदेश भी है, इसमें खास उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग सबसे बड़ा है। ये लाया है इसमें इस जलोढ़ मिट्टी को, अच्छा चूंकि पर्वतीय भाग से आ रही है, तराई वाले क्षेत्रों से होकर आ रही है, तो इसके कहीं ना कहीं स्वभाव में, इसके प्रकृति में बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। क्या हुआ, जलोढ़ मिट्टी को हम दो भागों में बांट देंगे यहाँ पर। पहला है बांगर और दूसरा है खादर। ठीक है, बांगर मिट्टी जल आया, कई लंबे टाइम तक रुक गया, ठीक, जल भी आएगा उच्चावची लेवल से ही आएगा, और यहाँ रुक गया, कोई ऐसी प्राकृतिक स्थिति नहीं बनी कि ये जल को तुरंत और आगे ले जाए, नहीं बनी ऐसी स्थिति, ये नहीं तैयार हुई, बल्कि ये रुक गई, काफी टाइम तक रुक गई और इसका उपजाऊपन समाप्त हो गया। ठीक, क्योंकि जब
आपने 9th में और छोटे छोटे क्लास में पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता। तो नदियों का स्वभाव क्या है? बहा कर लाना भी और एक समय से पीछे भी हट जाना, नदी तंत्र का स्वभाव होता है। और इसके साथ खादर मिट्टी उपजाऊपन इसमें कम रहता है, पन की मात्रा इसमें कम होती है। इसको लोग पुरानी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। खादर मिट्टी यानी लगातार सतवाहिनी है, लगातार बह रही है। तो इसमें इस मिट्टी में उपजाऊ तत्व सम्मिलित होते रहते हैं, ठीक है, उपजाऊ तत्व इसमें मिलते रहते हैं, तो इसलिए अच्छे किस्म की मिट्टी मानी जाती है। यह देखिए, इत्तेफाक देखिए यहाँ पर मैप नहीं है, मैं मैप लगाऊंगी बहुत जल्द, तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगी कि इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना कितना है। लेकिन आप इसको उत्तर के रूप में लिख लीजिए, कम से कम राज्यों के नाम के बारे में जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ तो इनकी चौड़ी पट्टी है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसकी चौड़ी पट्टी है, ठीक है। लेकिन इसकी पतली पट्टी एक पतली रेखा के माध्यम से यह राजस्थान और गुजरात में भी मिट्टी मिलता है। इस मिट्टी में, अच्छा, ये मिट्टी अब बता देखिए, इनके मैंने आप सॉरी बच्चों, मैं नदियों के बारे में आपको बताना चाहिए था मुझे। इसके 3 सहायक नदियां हैं। इस जलोढ़ मिट्टी को तैयार करने के लिए 3 सहायक नदी है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी तंत्र है। तंत्र मतलब होता है नियम, कानून, ऐसे होता है राजनीतिक शब्द में। ये 3 नदी तंत्र के कारण ये जलोढ़ मिट्टी बन गई आपकी। ये किस प्रदेश को कवर की? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से अधिक इसका क्षेत्रफल है, और राजस्थान, गुजरात। अच्छा, चूंकि अब ये ब्रह्मपुत्र भी यहाँ शामिल है। अब ब्रह्मपुत्र उत्तर प्रदेश को आएगी नहीं, सॉरी पड़ा इसका, इसके लिए हमारा है असम। ठीक, असम में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए कैसा संजोग से देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि ये आपको अगर पूछ लिया कोई कि जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रफल या राज्य कौन कौन से हैं, या मैप में भी आता है, 10 नंबर का आपका मैप आएगा जिसमें पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी के 2 क्षेत्र बताइए। तो आपको करना क्या है, बाय द वे हम अपने से मैप बनाए, ठीक, और हमने दे दिया कि ये है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और असम में भी है, ठीक, और उत्तर प्रदेश, यानी 4 राज्य जैसे हमारा कवर कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इनकी विशेषता क्या क्या है, इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटास, फास्फोरस और चूना। इस कारण भी इसका उपजाऊपन बढ़िया माना जाता है, ठीक, इसलिए इसमें गन्ना, देखिए, गेहूं, चावल, दलहन। लेकिन एक अंतर है बच्चों, गन्ना और गेहूं
बहुत अधिक शुद्ध जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये खाद बागर में भी कुछ हद तक गन्ना हो जाता है, बागर में गन्ना हो जाता है, लेकिन अगर बहुत अच्छे उपजाऊ पर इसको देखना है तो खादर में ही इन। अच्छा, एक बात और, अब इसी के साथ देखिए क्वेश्चन और बन जाता है कि जहाँ पर मैदानी भाग है, अगर वहाँ खेती की सुविधा है, कृषि की सुविधा है, तो वहाँ पर सघन जनसंख्या भी होगा ना। जहाँ पर आपको रोजी रोटी आराम से मिल जाए, वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या भी अधिक रहेगी। तो अब देखिए, अभी जहाँ एक तरफ हम आपको बताए असम है, असम तो पहाड़ी इलाका है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात में जनसंख्या में देखो कि अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से 2 राज्यों का नाम क्या पहचानिए या लिखिए, आपसे पूछा जाए, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा, क्योंकि ये रोजी रोटी के लिए पर्याप्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के नाम पर भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। हम सोच रहे हैं आपको इतना याद छोड़ दें, ठीक है। देखिए, हमने सिर्फ टेम्परेरी बना दिया है ये मैप, इसको आप देख लीजिएगा, 3 इलाका भर लीजिएगा इसमें, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग और असम। किस बात के लिए भरेंगे आप, इसको नोट करेंगे, देखिएगा जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, और इसके और मालूम कभी जलोढ़ ने पूछा, काट मिट्टी पूछ लिया, कभी कछारी मिट्टी पूछ लिया, कभी दोमट मिट्टी पूछ लिया, ठीक। तो ये इसके 2 रूप हैं, खादर और बांगर, बांट दिया जाता है इसको। और किन कारणों से ये उपजाऊपन कम होता है और किन कारणों से उपजाऊपन का अधिक होता है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अच्छा, एक बात और है, ये मिट्टी दक्षिण भारत में भी है। अब दक्षिण भारत का ये कौन सा है, पूर्वी तट, ठीक। पूर्वी तट में एक लंबी पतली रेखा, यहाँ भी कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ भी कोई सहायक नदियाँ होंगी इसकी, जो यहाँ डेल्टा तैयार करती होंगी, है। मैं बताती हूँ आपको, महानदी एक, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक। यहाँ भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो इसमें देखिए आपका उड़ीसा में आ जाएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ भी, ठीक, ये डेल्टा तैयार करेंगी, और इनका जो नेचर होगा, जो प्रकृति होगी इनकी, वो जलोढ़ मिट्टी से ही तैयार होंगे। आज हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं, और कल हम आपको मिट्टियाँ तो हमारे यहाँ जो बनाया गया है, इसके नेचर के हिसाब से उसका रंग कैसा है, उसकी गहराई कितनी है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इस तरह से भारत की प्रमुख रूप से मिट्टियों का बंटवारा किया गया है। तो एक मिट्टी का आप लगभग हम आपको बता दिए हैं, और कल हम अगली मिट्टी के बारे में आपको बताएंगे। जय हिंद।